नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, लेकर आया हूं आपके सामने उत्तर प्रदेश क्राइम बुलेटिन। मैं क्राइम बुलेटिन इसलिए करता हूं क्योंकि ज़्यादातर जो खबरें होती हैं वो अपराध से जुड़ी हुई होती हैं कि अपराधी किस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं, किस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ पॉलिटिकल खबर भी होती है। तो ये यूपी बुलेटिन और क्राइम बुलेटिन हमने इसका नाम दिया हुआ है। तो आप लोग इसे रोजाना देख सकते हैं हिंद वॉइस पर, क्योंकि इस पर आपको वो खबरें मिलेंगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया से कोसों दूर हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगा। अखबारों की सुर्खियां भी बहुत कम बनती हैं क्योंकि ज़्यादातर खबरें आती हैं थाना वगैरह से, कुछ सूत्रों से जानकारी आती हैं, तो उससे उसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और शुरुआत करते हैं, तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, योगी जी ने उसका नाम बदल दिया। वहां भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, काशी प्रांत के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी और उनके एक और दोस्त, उनके खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी ने थाना फिलहाल मुकदमा दर्ज भी कर लिया है और गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि वह अक्टूबर 19 से मई 2020 के बीच अलग अलग स्थानों पर उसके साथ कई बार गैंग रेप किया गया है। प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में बीजेपी नेता और उसके साथी के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी सिटी जो दिनेश कुमार है, उन्होंने कर्नलगंज थाने प्रभारी को मामले की जांच सौंपी और जांच के बाद आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आप जरा यहाँ सोचिए कि भाजपा से जुड़े नेता हैं, जैसे मैंने कल भी खबर की थी कि जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया तो विधायक अपने समर्थकों के साथ थाने में आ गया। यहाँ तो मामला गैंग रेप का लग रहा है, तो उसके बाद हंगामा कितना हो सकता है जरा अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के नेताओं भीड़ तो वो इकट्ठी कर ही लेते हैं, उसके बाद हंगामा खड़ा करना उनका काम होता है। जैसे कल की खबर मैंने आपको बताया था। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कल भी मैंने एक खबर की थी गोरखपुर से जुड़ी हुई कि गोरखपुर में सरेआम माँ बेटी को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। माँ की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी, लेकिन बेटी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रही है। अब गोरखपुर का मैं एक आंकड़ा आपको बता देता हूँ कि गोरखपुर में पिछले 20 दिन के अंदर, तकरीबन पिछले 50 दिन के अंदर 20 हत्याएं हो चुकी हैं। गोरखपुर से भी एक रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें कुछ प्रमुख जो हत्याएं हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि अपराधियों पर अंकुश तो लगा नहीं पा रही उत्तर प्रदेश पुलिस। हाँ, एंटी रोम स्क्वाड के नाम पर अगर आम आदमी को परेशान करना वो कर देती है, लेकिन अगर कोई सच में छेड़छाड़ कर रहा है तो उस पर भी एक्शन कम ही लिया जाता है, क्योंकि मामला या तो किसी पार्टी से जुड़ा होता है या किसी संगठन से जुड़ा सामने आ जाता है और इसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है और पुलिस को कार्रवाई का जो रवैया है वो ढीला नजर आता है। तो यहाँ पर कुछ जो हत्याएं हुई हैं वो एक रिपोर्ट सामने, एक छोटा सा आंकड़ा आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अगस्त और सितंबर में जो प्रमुख घटना हुई है, पहली हुई थी 9 अगस्त को कोतवाली के 40 वर्षीय तौसीफ की हत्या। दूसरी 8 अगस्त को गोला में प्रेम संबंध में युवक की हत्या। ये सब योगी जी के गढ़ में, यानी कि गोरखपुर में एक रिपोर्ट सामने है कि गोरखपुर कितना ज्यादा सेफ है। तो यहाँ पर सुन लीजिए, 5 अगस्त को गुलरिहा इलाके में अनरजीत और उसकी पत्नी रीमा की हत्या। 11 अगस्त को ही हरपुर बुधाट में बुजुर्ग कमला की हत्या। 12 अगस्त को बड़हलगंज में बेटे ने पिता की हत्या भूमि विवाद में की। 16 अगस्त को गगाह में धास छीनने को लेकर अधिवक्ता राजेश्वर की हत्या, यानी एडवोकेट भी सेफ नहीं है। 19 अगस्त को चोरी चौरा के बसैया में बादामी देवी की गला काटकर हत्या। 22 अगस्त को शाहपुर में महिला की हत्या कर नंगी लाश उसकी मिली बिना कपड़ों की। तो उम्मीद थी कि ये जताई जा रही थी कि उसके साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध भी हुआ है। और 23 अगस्त को ही गगहा के पोखरी में हेमलता व इसके बेटे वर्ष की हत्या। 26 अगस्त को कोगलेरा के मरचाइन में देवरिया की युवती की हत्या। 28 अगस्त को खजनी में बुजुर्ग की हत्या। 28 अगस्त को ही गोरखनाथ में युवक की हत्या कर लाश मिली, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। 3 सितंबर को बढ़लगंज के जगदीशपुर में भाला घोंपकर बुजुर्ग की हत्या और 5 सितंबर जंगा के गजरकोइल में बुजुर्ग की पीटकर हत्या और 5 सितंबर जंगा के पांडेय टोला में नाली के विवाद में बुजुर्ग को पीटा, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और कल की खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि माँ बेटी को सरेआम गोली से भून लगाया, यानी कि पिछले 50 दिन के अंदर 20 से ज्यादा हत्याएं हो चुके हैं गोरखपुर में, जो योगी जी का गढ़ है, जहां से योगी जी 5 बार सांसद बने हैं। वहीं उसी के दम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और उनका गढ़ कहा जाता है। हिंदू युवा वाहिनी की शुरुआत की है, जहां उनका अपना संगठन भी है। अब जरा ये सोचिए कि जो जहां गढ़ है वहीं पर इतनी ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, तो बाकी जिलों का क्या होगा। जैसे अभी कुछ दिन में मैंने रखा था पश्चिमी जिलों का कि एक महीने में 20 हत्याएं हो रही एक महीने के अंदर। यहाँ तो 50 दिन में 20 हत्याएं हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले भी हैं जहाँ एक महीने में 20-25 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। ये आंकड़ा आता है उत्तर प्रदेश का। अब
तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। तीसरी खबर है बरेली से, जहां पर कुछ शराबियों ने शाम को शराब पीते हैं गली के मोहल्ले में, आम बात हो गई है, लोगों का आरोप है। वहां पर कुछ ने लड़की को छेड़ा और विरोध करने पर उसके भाई की भी पिटाई की, उसके परिजनों की। बाद में पुलिस आई तो खैर वो भाग गए, एक दो लोगों को गिरफ्तार किया। मामला थाना सुभाष नगर बरेली में ही एक जगह है। वहां की एक युवती है, उस पर एक व्यक्ति उसे रोजाना परेशान कर रहा था, रोजाना फोन करते अश्लील बातें करता था। जब उसने फ़ोन ब्लॉक कर दिया और फ़ोन बंद कर दिया तो ये कल शाम वो अपने भाई के साथ बाजार जा रही थी, तो वहीं पर वो शख्स दोबारा मिलता है। उसके साथ एक शिक्षा मित्र भी होता है। शिक्षा मित्र, जो आप समझिए शिक्षा मित्र की वैल्यू क्या होती है, तो वो भी इसके साथ था। सबने शराब पी रखी थी और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ की गई बाजार में सरेराह। और जब छेड़छाड़ की गई तो उसने शोर मचा। उसके भाई ने जब विरोध किया तो भाई के साथ मारपीट की गई, पुलिस को जानकारी दी गई, स्थानीय लोगों के द्वारा परिजन आए, पुलिस आई, तब उन्हें जाकर गिरफ्तार किया गया। तीनों बढ़िया नशे में थे, तीनों चारों जितने भी लोग थे, सबने शराब पी हुई थी। मेडिकल में इस बात की पुष्टि हुई है। पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया उन लोगों को। लेकिन अपराध करना है तो खौफ नहीं है। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अपराधियों में इस कदर बेखौफ है कि वो अपराध करने से चूकते नहीं हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिनके खिलाफ यूपी में 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया है योगी सरकार ने। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें बुलाना था, उनका बयान दर्ज करना था, लेकिन उन्हें अभी संसद चल रहा है तो उसके सत्र तक छूट दे दी गई है। संजय सिंह ने कहा था कि वो 20 सितंबर को यूपी जाएंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज योगी पुलिस को मुझे गिरफ्तार करना है, कर ले, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में चल रहे क्राइम और जो किसानों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जातिगत जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, उस पर बोलने से नहीं हटूंगा और बोलता रहूंगा, योगी सरकार की पोल खोलता रहूंगा। इसके चलते उत्तर प्रदेश में संजय सिंह के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। संजय सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। सत्र तक उन्हें छूट दी गई है, लेकिन वो लखनऊ जाएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। अब उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी मूड में कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया है, तो फिलहाल ये उनके लिए भी छूट दी गई है। संसद सत्र जब तक चल रहा है, ये सेशन जब तक चल रहा है, वैसे सेशन चलने का फायदा है। किसान बिल तो पास हो चुका, किसान सड़कों पर हैं और सवाल पूछने की किसी को परमिशन नहीं दी गई है। विपक्ष भले ही कल हंगामा मचाओ, लेकिन मिला गया उसे, बिल तो पास होना था। जैसे पिछले बिल पास हो गए, बहुमत से, बहुमत है तो फिलहाल बिल सारे पास हो रहे हैं, धड़ाधड़ पास हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबर थी। साथ ही इसमें एक खबर और है कि एक फौजी जो अपने गांव लौटा था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, एटीएस पुलिस ने। कि आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, खबर नंबर 5 पर। खबर नंबर 5 आगरा से, जहां पर एक फौजी अपने घर लौटा था, लेकिन पड़ोसियों ने जानकारी दी है कि वो किसी से व्हाट्सएप पे कुछ गोपनीय दस्तावेज साझा कर रहा था, यानी शेयर कर रहा था, किसी को कुछ बता रहा था। ये फौजी की जो फिलहाल तैनात था पंजाब के फिरोजपुर, जो पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया लगता है, वहां पर तैनात था। एटीएस इसको उठाकर ले गई है। अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये हनी ट्रैप का शिकार है और किसी को जानकारी साझा कर रहा था। पुलिस ने और एटीएस ने इसका नाम बताने से भी इनकार किया है, क्योंकि ये बड़ा गोपनीय रखा गया इस मामले को। लेकिन इस मामले ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो किसे अपनी गोपनीय सूचना और कौन सी साझा कर रहा था, जो उसके पड़ोसियों तक को पता चल गई है। तो अभी एटीएस ने कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन इसे वापस पंजाब भेज दिया गया, क्योंकि आर्मी से जुड़ा मामला है, तो आर्मी का अपना लॉ है, कुछ उन्हीं के उसे हवाले कर दिया गया है। तो इसमें जो भी कुछ नया अपडेट आएगा वो हम जरूर आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हनी ट्रैप का मामला है और बहुत सारे ऐसे केस पिछले दिनों आए कि हनी ट्रैप के चलते बहुत सारे फौजियों को फंसाया जाता है, बड़े अधिकारियों को फंसाया जाता है और फिर उनसे सूचनाएं हासिल कर ली जाती है। अभी आपने देखा होगा कि एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है, जिसको $1000 मिलते थे हर एक सूचना आपको, और वो आपको पता है कि अजीत डोभाल की संस्था विवेकानंद से जुड़ा हुआ भी था। मामला कुछ और होता तो अब तक हंगामा मचा होता मीडिया में, और चाइना को आपको पता है कि वो चाइना को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो ये उत्तर प्रदेश का बुलेटिन था। आप लोगों को अगर पसंद आए तो जरूर बताएं, कमेंट करें, साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले बुलेटिन में मैं आपसे कल मिलता हूँ।